नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, वैसे मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन लगता है कि ऐसी जो राजनीतिक खबरें होती हैं उसको आप अनसुना भी नहीं कर सकते हैं। और जब कोई ऐसी स्टोरी हो जिसके बारे में आपको और बिहार के 13 करोड़, न सिर्फ बिहार की 13 करोड़ आबादी को या जनता को जानने की उत्सुकता होगी, बल्कि पूरे देश को जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर हुआ क्या है। कल रोहिणी आचार्य एयरपोर्ट पे, उसके पहले उनका ट्वीट आया था, लेकिन एयरपोर्ट पे रोहिणी आचार्य ने मीडिया से कहा कि मेरा परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, कोई मेरे परिवार में नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप नाराज हैं? कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, अब उनसे पूछिए जाकर के, संजय यादव से पूछिए और रमीज जी से पूछिए। और उसके बाद से पूरा कयास लगने लगा और हर जगह खबरें आनी शुरू हो गई कि रोहिणी आचार्य ने, मतलब रोहिणी यादव हैं वो, रोहिणी आचार्य ने पार्टी को तो छोड़ा ही, परिवार को भी छोड़ दिया। और ये मामला लालू परिवार के लिए ये सिर्फ पार्टी का विषय नहीं है, परिवार बिखर गया है, परिवार टूट गया है। और एक राजनीतिक परिवार जो इतने वर्षों तक सत्ता के केंद्र में रहा, सत्ता के 15 साल तो सीधे सत्ता में रहा, और उसके बाद भी चाहे वो अपोजिशन में हो या दो दो बार सरकार बनाई हो नीतीश कुमार के साथ, लालू यादव का परिवार सत्ता के केंद्र में हमेशा रहा और विमर्श के केंद्र में लालू यादव बने रहे पूरी भारतीय राजनीति में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है लालू यादव के परिवार की इनसाइड स्टोरी को जानना। और इसलिए मैंने सोचा कि वैसे ये व्यक्तिगत चर्चा होगी, लेकिन ये करनी चाहिए और आप सबको जाननी चाहिए, क्योंकि लालू यादव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक फेनोमेना बन गए थे। कुछ लोग तो कहते हैं साहब कि देखिए, आपने जो कुछ भी किया है, आपको इसी कर्म में भुगत, इसी जन्म में, बल्कि इसी जन्म में, माफ कीजिएगा, इसी जन्म में भुगत के जाना पड़ेगा। क्या ये उसका परिणाम है कि लालू एक बीमार लालू हैं, बूढ़े लालू लालू हैं, और अभी उस तरह से वयोवृद्ध तो नहीं हुए हैं, लेकिन 75 पार कर गए हैं लालू। ऐसी परिस्थिति में एक बूढ़े लालू, बीमार लालू अपने परिवार को अपने सामने बिखरते हुए देख रहे हैं। ये बेहद दुखद है। और कोई भी, जो भी, चाहे वो शुभचिंतक हो चाहे विरोधी हो, वो भी नहीं चाहेगा कि किसी भी परिवार में इस तरह का विद्रोह हो, तब जबकि उनके पिता अशक्त हों, बीमार हों और वृद्ध हों, बूढ़े हों। ये तो हुई मोटी बात। असली बात क्या है? ये संजय यादव कौन है? ये रमीज साहब कौन है? संजय यादव ने सबको किनारे कैसे लगा दिया? तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव का नाम लिया। मीसा भारती ने संजय यादव का उस तरह से नाम नहीं लिया, लेकिन रोहिणी आचार्य खुलकर ले रही हैं। बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता आरजेडी के खुले आम खुल करके, अभी आप देखे होंगे जब टिकट बंटवारा हो रहा था बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, तो एक व्यक्ति जो मिथिलांचल से आते थे, जो टिकट के हकदार थे, वो आकर के कुर्ता फाड़ रहे थे और छाती पीट रहे थे। वो कह रहे थे कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए का डिमांड किया गया उनसे, और चूंकि वो 2 करोड़ 70 लाख का इंतजाम नहीं कर सके, इसलिए उन्हें टिकट नहीं मिला। बाप रे बाप, टिकट बेचा जा रहा है। भाई साहब, टिकट तो सारी पार्टियों में बिकती है। कोई मन से खरीदता है, किसी को जबरदस्ती खरीदना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ता है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी ऐसे ही उम्मीदवार को ढूंढ रही थी जो कम से कम कुछ पैसे का डोनेशन दे सके, नहीं कुछ तो 21,000 रुपए तो जरूर दे। ये तो उनका भी पैरामीटर था। तो टिकट खरीदने की बात वो अब लोग सहज रूप में स्वीकार कर चुके हैं, और ये भारतीय राजनीति की ऐसी रियलिटी है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। और उसके साथ लोगों ने, वोटरों ने, जनता ने अपने को सहज कर लिया। वो कोई असहज बात नहीं, कोई अचरज नहीं होता। 10 करोड़ में टिकट खरीद के लाया, कोई बात नहीं है। 20 करोड़ में टिकट खरीद के लाया, कोई बात नहीं है। 100 करोड़ में भी टिकट खरीद के लाया, कोई बात नहीं है। जैसी जीत की संभावना वैसी कीमत, और जैसी खरीदार की ताकत वैसी कीमत। और फिर बेचने वाले क्या बार्गेन, ये सब अब
आम बात हो गई है, सारी पार्टियों में है। कुछ पार्टियां अपवाद होकर के नहीं मांगती हैं, लाज से नहीं मांगती हैं, लेकिन उनके अध्यक्ष पैसे खाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे खाते हैं, उनकी कमेटी के लोग पैसे खाते हैं, खाते ही खाते हैं। ये अब आम बात हो गई है, छिपी हुई बात नहीं है मित्रों। कोई छिपी हुई बात नहीं है और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। जो पार्टी ये बात कहेगी आकर के कि नहीं 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 हम तो अछूती हैं, हम पार्टी विद डिफरेंस है, झूठ बोल रही है। कौन खाता है? हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष ना खाएं, हो सकता है कोई और नेता ना खाएं, छोटे नेता ना खाएं, बड़े नेता ना खाएं, लेकिन बीच में कोई दलाल खा जाए। लेकिन पैसा तो खाना ही खाना है। पैसा खाना भारतीय राजनीति की अब नई परंपरा बन गई है। इट इज ए न्यू नॉर्मल। और न्यू नॉर्मल के साथ भारतीय जनता और टिकटार्थी जीना सीख लिए हैं। उनको मालूम हो गया है कि बिना चढ़ावा चढ़ाए हमें टिकट नहीं मिलेगा। तो ये जो आरोप लग रहा है कि संजय यादव ने हमसे पैसे मांग लिए 2 करोड़ 70 लाख, बहुत दुख हुआ हमें। उन्होंने 5 करोड़ क्यों नहीं मांगा, 10 करोड़ क्यों नहीं मांगा? आप सबको भी अफसोस हुआ होगा, आप सबको भी असहज लगा होगा कि 2 करोड़ 70 लाख ही मांगा। एग्जैक्ट आंकड़ा 2 करोड़ 70 लाख। चलो 3 करोड़ से बार्गेन शुरू हुई, 5 करोड़ से बार्गेन शुरू हुई होगी, तो वो 2 करोड़ 70 लाख पर आकर के टिकी और 2 करोड़ 70 लाख बेचारे नहीं दे सके, उनका टिकट कट गया। लेकिन ये बहुत दुखद बात है। इसलिए नहीं कि 2 करोड़ 70 लाख में उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए कि इसकी कीमत 2 करोड़ 70 लाख ही लगी। ये तो बहुत आश्चर्य बात है। 5 करोड़ लगनी चाहिए कम से कम, 10 करोड़ लगनी चाहिए। वो क्यों नहीं लगाया संजय यादव ने 5 करोड़? क्यों नहीं लगाया 10 करोड़? मुझे तो गुस्सा इस बात पर है कि संजय यादव ने 2 करोड़ 70 लाख का ही डिमांड क्यों किया? 5 करोड़ मांगना चाहिए उनको, 10 करोड़ मांगना चाहिए। यही भारतीय राजनीति का न्यू नॉर्मल है और इसके साथ रहना सीख लीजिए। मतदाता भी सीख लें कि भारतीय राजनीति में जो कोई भी नेता टिकट लेकर के आया है, उसने कुछ ना कुछ तो चढ़ावा किया ही है। इक्के दुक्के ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब हमने पैसा नहीं दिया, हमने सिर्फ चुनाव खर्च का इंतजाम अपने माथे पर ले लिया है, पार्टी ने हमको सहयोग नहीं किया। ये बहुत ही जो सबसे शानदार स्थिति होती है। मैं अभी आ रहा हूं संजय यादव के ऊपर और इनसाइड स्टोरी पर। पहले थोड़ा सा आपको धैर्य रख करके ये सुन लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई नेता ने चढ़ावा नहीं चढ़ाया है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि ठीक है, पार्टी फंड में आपने नहीं दिया, किसी व्यक्ति को नहीं दिया, तो ऐसा करिए कि पार्टी अब आपको पैसा नहीं देगी, आप अपना चुनाव लड़ लीजिए। इतनी तो अपेक्षा भारतीय राजनीति के जो सबसे सुचिता वाली पार्टी है ना, उनकी है। सबसे सुचिता वाली पार्टी और सबसे सुचिता के जो नेता दिखाई पड़ रहे हैं ना, पार्टी विथ डिफरेंस एंड उच्च मानदंड वाले जो नेतृत्व दे रहे हैं भारतीय राजनीति में नेतागण, ये उनकी शैली है कि कोई बात नहीं है, आपने व्यक्तिगत रूप से किसी को पैसा नहीं देना है, नहीं दीजिए। पार्टी फंड में नहीं देना है, नहीं दीजिए। कम से कम आप अपना चुनाव लड़ लीजिए। ये हुई सबसे सुचिता की बात। मतलब कोई कार्यकर्ता आपको पैसा नहीं देगा, पार्टी आपको पैसा नहीं देगी, आप पैसे का इंतजाम कर लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। इतने तक में आपको यह स्वीकार कर लेना है कि हमारी भारतीय राजनीति बहुत स्वच्छ है। विषय आज वो नहीं है। मैंने सिर्फ आपको भूमिका दी है, असली कहानी सुनिए। ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब मैं लालू यादव के परिवार की चर्चा कर रहा हूंगा, तो ये मत समझ लीजिए कि लालू यादव अकेले परिवार है। इस देश में राजनीति में शीर्ष पोजीशंस में जितनी पार्टियां हैं, सबके घर में यही हाल है। सबके घर में यही हाल है। केसीआर के घर में अभी हाल हाल हुआ है। भाई बहन में तकरार हुआ, बाप बेटी में तकरार हुआ और बेटी को पार्टी से रवाना कर दिया। बाला साहब ठाकरे के साथ यही हाल हुआ था, भतीजा को बाहर कर दिया, बेटे को पहुंचा दिया। यही सब चल रहा है। अजित पवार के परिवार में यही हुआ, भतीजा को बाहर कर दिया, बेटी को पहना दिया ताज। तो ये हर जगह चल रहा है। मुलायम सिंह के परिवार में यही हुआ, शिवपाल यादव को किनारे लगा दिया, अखिलेश यादव को लगा दिया। तो ये जो भी उस परिवारवादी जो पार्टियां हैं, वो शीर्ष पर जो पहुंची हुई हैं, उसका चाल, चरित्र और चेहरा समरूप है। तो इसलिए उनकी व्याख्या खाली लालू यादव की अगर हम व्याख्या करेंगे आज, या लालू यादव की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, तो बाकी लोग बड़े अच्छे हैं, ये मन में मत पालिए। इसलिए मैंने आपको ये भूमिका बनाई कि आप देखिए कि खाली लालू यादव इससे
ये नहीं है, या लालू के परिवार में इस तरह की घटना नहीं हो रही है। हर परिवारवादी पार्टियों में इस तरह की घटना हो रही है, और जो परिवारवादी पार्टी नहीं है, वहां भी अगर कोई परिवार है तो वहां भी इसी तरह का चल रहा है। वहां भी इस तरह का चल रहा है। कैसे? मैं भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अब वो दोनों व्यक्ति नहीं है। प्रमोद महाजन जी का क्या हश्र हुआ? उनके ही परिवार वालों ने उनकी हत्या कर दी, उनके छोटे भाई ने उनकी हत्या कर दी, प्रमोद महाजन जी का। क्यों? क्योंकि उनको भी कुछ चाहिए था, राजनीतिक कद चाहिए था, पैसा चाहिए था, रुतबा चाहिए था। हत्या कर दी प्रमोद महाजन की। खुद भी वो गुजर गए। आज दोनों भाई नहीं है। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स होता है, उसका जो चरित्र होता है, उसकी जो चाल होती है, उसको बहुत फाइन, बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आज जिस तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने सारे परिवारवादियों की और परिवार का जिक्र किया। आइए साहब, अब चर्चा करते हैं ये माननीय संजय यादव के साथ क्या हुआ और संजय यादव ने बाकी लोगों के साथ क्या किया। संजय यादव का खेल क्या है? कौन है संजय यादव? कौन है रमीज? रमीज तो बड़ा अभी अभी नया-नया नाम आया है। संजय यादव असली खिलाड़ी हैं। तो संजय यादव की इतनी पकड़ कि वो मीसा भारती को बाहर कर दे, तेज प्रताप को बाहर कर दे, रोहिणी आचार्य को बाहर कर दे, लालू और राबड़ी हास्य पर बैठी रहें। ऐसी स्थिति हो गई संजय यादव की। और अगर है तो क्यों है? कैसे है? राज बड़ा गहरा है। अब राज से पर्दा उठाता हूं। उठाना बहुत जरूरी है। मैंने क्यों कहा? इसलिए कि खाली ये ना लोग समझें कि भाई लालू यादव के परिवार की मैं विवेचना लेकर के बैठ गया हूं, कि मेरी कोई इच्छा नहीं है लालू यादव के परिवार में क्या हो रहा है उसकी विवेचना करूं। लेकिन लालू यादव का परिवार सिर्फ उनका एक व्यक्तिगत परिवार नहीं है, वो एक सार्वजनिक परिवार है। वो सार्वजनिक जीवन को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए आ, उनकी व्याख्या सार्वजनिक रूप से होना अनिवार्य है। और ये आपको जानना अनिवार्य है कि संजय यादव नाम का व्यक्ति इतना पावरफुल कैसे है, जहां तेजस्वी की अपनी सगी बहन और तेजस्वी का अपना सगा भाई ये कहे कि सब कुछ पूछिए जाकर के संजय यादव से। 1984 फरवरी माह में माननीय संजय यादव जी का अवतरण हुआ इस दुनिया में, हरियाणा में। तो उस हिसाब से वो 46 साल के हैं, मात्र 46 साल के। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो कहते हैं कंप्यूटर साइंस से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है या एमएससी किया है, जो भी किया हो। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पत्रकारिता की भी डिग्री ली है 2007 में। 2007 में वो पत्रकारिता की डिग्री लेकर के आते हैं, और उसके बाद ऐसी क्या बात हो जाती है कि संजय यादव तेजस्वी यादव के नाक के बाल हो जाते हैं, ब्लू आइड बॉय हो जाते हैं। कोई तो राज छिपा होगा। बिल्कुल राज छिपा है, जो शायद मीडिया आपको नहीं बताएगी। मैं भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन पावर गैलरी में यह चर्चा आम है, जो आम जनों के बीच में इस तरह की चर्चा हो नहीं पाती है या खबरें आ नहीं पाती हैं। पावर गैलरी की क्या चर्चा है, हमारी ये जिम्मेदारी है मैं आप तक लेके आऊं। ऐसा नहीं है कि संजय यादव उनके संपर्क में आ गए, संजय यादव की जो प्रतिभा थी उससे बहुत आह्लादित हो गए तेजस्वी यादव, और उन्होंने सबको दरकिनार किया और संजय यादव को हैंड पिक किया, और संजय यादव को अपने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से लेकर के तमाम तरह की जिम्मेदारी दी, और उसके बाद वो राजनीतिक सलाहकार के रूप में अपॉइंट हो गए, और 2024 आते आते वो राज्यसभा के सांसद हो गए। ऐसी क्या बात है संजय यादव में? क्या संजय यादव बहुत विजार्ड हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत बड़ा दर्शन है उनके पास, उन्होंने कितनी किताबें लिख दी हैं, राजनीति के वो चौसर पे सबसे बड़े खिलाड़ी हैं संजय यादव? क्या ऐसी बात है? बिल्कुल नहीं। अब खेल है। संजय यादव ने ऐसे नब्ज को पकड़ा है तेजस्वी के, जिस नब्ज जो नब्ज तेजस्वी की सबसे कमजोर नब्ज है, या यूं कहें कि सबसे कमजोर कड़ी है, और वो कड़ी है तेजस्वी की पत्नी
रशेल गोंडिन्हो, जो अब राजश्री हो गई हैं। ये जो रेचल गोंडिन्हो हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनसे जो उनकी जो शादी हुई है, जो अब कन्वर्ट होकर के राजश्री हो गई हैं, तो राजश्री के ही नाम से जानिए आप। राजश्री उनकी सबसे कमज़ोर नब्ज़ है। अब ये राजसी का मैं ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ? ये पावर गैलरी की चर्चा है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। मैं इसकी मुझे मुझे तेजस्वी यादव ने फ़ोन नहीं किया है और ना ही राजश्री जी ने फ़ोन किया है कि साहब मैं ही कमज़ोर कड़ी हूँ, नहीं। लेकिन जो आज चप्पलबाज़ी तक जो बात आ रही है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानना आप सबको बेहद ज़रूरी है। ये मामला यूँ ही नहीं हो सकता है कि रोहिणी आचार्य पर कोई चप्पल उठा ले। चप्पल अगर उठाया तो किसकी हैसियत है जिसने चप्पल उठाया? 3 लोग उठा सकते हैं, राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, और तो कोई नहीं हो सकता। घर में अगर कोई 3 लोगों की इतनी हैसियत हो जो इनके ऊपर चप्पल उठाए, इस 3 के अलावा या मीसा भारती उठा सकती हैं। 4, ये 4 के अलावा तो किसी की हैसियत नहीं है। मीसा के बारे में अगर वो होता चप्पल उठाने वाली बात, तो मान के चलिए कि रोहिणी चप्पल की चर्चा कैमरे पर नहीं करती। इसका मतलब है मीसा को आप आउट कर दीजिए। मां ने भी अगर चप्पल उठाया होता या लालू जी ने भी अगर चप्पल उठाया होता, तब भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि रोहिणी आचार्य चप्पलबाजी की बात कैमरे पर नहीं करती। ये दोनों भी आप हटा लीजिए। अब आई बात सिर्फ तेजस्वी। तो क्या तेजस्वी ने चप्पल उठाया रोहिणी पर और ये नागवार गुजरा रोहिणी को? हाँ, हो सकता है। ये संभावनाएं हैं। आपको भी किसी ने फ़ोन नहीं किया, मुझे भी किसी ने फ़ोन नहीं किया कि हमने चप्पल उठा लिया है। लेकिन ये संभावनाएँ हो सकती हैं क्योंकि इतना कड़ा स्टेटमेंट ऑन कैमरा कोई बहन अपने परिवार के बारे में दे और वो भी एक शक्तिशाली परिवार, शक्तिशाली यादव परिवार के बारे में दे, ये असंभव के जैसा है। लेकिन रोहिणी ने दिया। अब चप्पल तक अगर बात पहुंची है, इसका मतलब है कि संजय यादव सिर्फ टिकट बंटवारे में, राजनीतिक सलाहकार में, फ्रंट सीट पर बैठ करके चलने वाले व्यक्ति नहीं है, इससे आगे कुछ है। क्या कुछ है? पावर गैलरी में मित्रों चर्चा है कि 2021 में जब आनन-फानन में तेजस्वी की शादी की बात हुई, तो 2020 में पेंडेमिक था, 21 में अभी पेंडेमिक पूरी तरह से ओवर तो हो गया था, लेकिन मामला उतना नॉर्मल नहीं था। उस दौरान शादी की बात हुई और उस शादी को एक बिल्कुल गुप्त समझिए, गुप्त ही समझिए, क्योंकि जब शादी हो गई तब बातें मीडिया में फैली गुपचुप तरीके से। लालू यादव के दूसरे बेटे की शादी हो और उसकी चर्चा आम ना हो, ये कैसी बात हो गई? लालू यादव की बेटी की शादी में पूरे पटना शहर के जितने कार के शोरूम थे, सब खाली हो गए थे। इतनी चर्चा हुई थी शादी की। तेजस्वी की जो तेज प्रताप की जो शादी हुई, उसकी भी चर्चा बड़ी धूमधाम से हुई। तेजस्वी की शादी में कोई धूमधाम तो छोड़िए, ना प्रधानमंत्री को नोता, ना राष्ट्रपति को नोता, ना सोनिया जी को नोता, ने किसी को निमंत्रण नहीं, किसी को न्योता नहीं, कोई निमंत्रण कहीं नहीं। कौन कौन आए? परिवार के मतलब सभी बहनें, उनके संबंधी और रिचेल गोंडिन्हो के परिवार के लोग और उनके संबंधी जो अब राजश्री हैं, मतलब उनकी पत्नी के परिवार के लोग। बस यही लोग इकट्ठा हुए, शादी हो गई और फिर शादी के बाद जो है सो जब उनकी बात सामने आई तो उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया, बताया, फिर मीडिया में खबरें चल गई, फिर इंटरव्यू और ये सब चलने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 2021 में इतनी गुप्त तरीके से शादी कैसे हुई? मित्रों, कहा जा रहा है कि संजय यादव की जो उनका और रिचल गुंडिन्हो संबंध बहुत गहरे हैं, बहुत दोस्ताना हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, फिर मैं कह रहा हूं कि क्यूबाइब नेटवर्क ना ही मैं, वाइब इसकी पुष्टि करता है। फिर कह रहा हूं,
लेकिन जो चर्चा है उसका जिक्र करना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि बात चप्पल तक पहुंच चुकी है और वो परिवार अब परिवार नहीं है, वो सार्वजनिक परिवार है, उस पर चर्चा करनी ही पड़ेगी। तो कहा जा रहा है कि संजय यादव की जो पत्नी है, उनका रिश्ता रिचल गुंड से बहुत अंतरंग है। बहुत लोग तो पावर गैलरी में ये कहते हैं प्लांट किया गया। मैं ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि तेजस्वी की जो पत्नी है वो एक प्लांट है, प्लांट किया गया है, बहुत सोच समझ करके प्लांट किया गया है। अब इसकी अंदर की बात भगवान जाने, ईश्वर जानते होंगे, तेजस्वी जानते होंगे या रिचल गोंडिन्हो जानती होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पावर गैलरी में चर्चा है कि लालू के परिवार में खास तौर से एक महिला को भेजा गया है। किसने भेजा है, कौन भेजा है, कहां से आई है ये खबर? चर्चा है, ये इस बात की चर्चा है, पावर गैलरी में चर्चा है। मैं इसे डिसोन करता हूं इस चर्चा को, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन यह चर्चा है। और चर्चा यह है कि संजय यादव की पत्नी और संजय यादव के संबंध जो तेजस्वी से बने हैं, उसका आधार संजय यादव की पत्नी और रिचल गोंडिन्हो के अच्छे रिश्ते होना है। वरना एक संजय यादव जैसा सैकड़ों हजारों ऐसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता आरजेडी के पास मौजूद हैं, जिनको वो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, राजनीतिक सलाहकार तक की जिम्मेदारी तो दे सकते हैं, राज्यसभा भेजने का की बात नहीं हो सकती है। 46 साल का व्यक्ति अभी आपके टीम में आया और एकाएक 21 से पहले से आपका रिश्ता बना और अभी कहा जा रहा है कि हमारे स्कूल के दोस्त हैं। रिचल गोंडिन्हो के भी बारे में कहा जा रहा है स्कूल के दोस्त हैं, मुझे नहीं मालूम। अब वो स्कूल के दोस्त हैं या 10 साल पुराने दोस्त हैं, 15 साल पुराने दोस्त हैं। 15 साल अगर पुराने दोस्त होंगे तो हो सकता है कि स्कूल के दोस्त हों। हो सकता है कि वो स्कूल के आरके पुरम स्कूल में उनकी मुलाकात हुई हो। मीडिया में जाएंगे, अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये लोग तो स्कूल के दोस्त हैं। मुझे संदेह है, हो सकता है हो भी, मैं गलत भी हूं। लेकिन जो पावर गैलरी में चर्चा है कि नहीं नहीं वो स्कूल के कोई दोस्त नहीं है, इनको बजाप्ता इनसे दोस्ती करवाई गई, ये लोग किसी पार्टी में मिले और ये साउथ दिल्ली की पार्टियों में आम है। जो बड़े रसूखदार लोगों के परिवार वाले फार्म हाउस में जो पार्टियां होती हैं ना, उसी पार्टी के ये रिश्ते हैं। उसी पार्टियों में मुलाकात, उन्हीं पार्टियों में मुलाकात हुई और फिर एक दूसरे के करीब आए, फिर दोस्त बने और फिर दोस्ती फिर शादी में तब्दील हुई। तो ये साउथ दिल्ली के फार्म की पार्टियों की ये दोस्ती है, ये स्कूल की दोस्ती नहीं है, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि नहीं, वो लोग स्कूल के ही दोस्त होंगे, हो सकता है, मैंने उसका नहीं देखा। मीडिया में जाएंगे तो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये लोग स्कूल के दोस्त हैं। आरके पुरम में ही इन दोनों की दोस्ती हुई थी और तभी इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेटर के रूप में आप इन्हें पसंद करते थे या नेता के रूप में आप देख रहे हैं, इस तरह की इंटरव्यू सब चलनी शुरू हो गई। बड़े बड़े तक चैनल वाले लोग इंटरव्यू वगैरह सब लेते रहते हैं, उसमें दिलचस्पी नहीं है मेरी। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि आखिर संजय यादव इतना पावरफुल कैसे हो गया? तो जो नजर रखने वाले पत्रकार हैं लालू परिवार पर बहुत नजदीक से और दिल्ली की पावर गैलरी को बहुत नजदीक से जानते हैं और उसमें से मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, तो वहां से खबर मिली कि साहब मामला यह है कि संजय यादव और उनकी पत्नी और तेजस्वी यादव की पत्नी के बीच में बहुत गहरा बॉन्ड है और वहीं से ये सारे कॉल लिए जा रहे हैं, वहीं से ये सारे कॉल लिए जा रहे हैं। भगवान करे ये सारी बात झूठ हो, मैं ये चाहता हूं कि ये सारी बात झूठ हो, मैं भी ये चाहता हूं कि ये सारी बात झूठ हो। लेकिन अगर बहन चर्चा करेगी संजय यादव की, अगर भाई चर्चा करेगा संजय यादव की, दूसरे लोग कार्यकर्ता चर्चा करेंगे संजय यादव की, तब तो संजय यादव की कुंडली निकालनी ही पड़ेगी मित्रों, उसके पीछे जाना ही पड़ेगा। तो जब गए तो पता चला कि कहानी ये है और इसलिए संजय यादव अपनी पत्नी के माध्यम से होम मिनिस्ट्री को ही कब्जा किया हुआ है। मतलब जो रिचल गोंडिन्हो है, जो राजश्री बन गई हैं, तेजस्वी की जो पत्नी है, उनको ही एक प्रकार से अपने आभा मंडल में, अपने प्रभाव में रखा हुआ है।
वो बड़ी इज्जत करती है उनकी पत्नी इन सब की। भाया उनके उनके जो कि उनकी पत्नी उनकी दोस्त है, तो उस परिवार को बड़ी इज्जत की निगाह से उनकी पत्नी देखती है और इसका प्रभाव तेजस्वी पर पड़ रहा है। जाहिर है पत्नी से बाहर तो तेजस्वी जा नहीं सकते, इसका प्रभाव तेजस्वी पर रहा और पत्नी की ही बात तेजस्वी सुनते जा रहे हैं। ना बहन की सुनते हैं, ना वो भाई की सुनते हैं, ना वो पिताजी की सुनते हैं, ना वो मां की सुन रहे हैं। धीरे 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 पहले, अब वो लोग कहते हैं कि लालू के पोस्टर को बाहर किया, अब क्या सच्चाई है भगवान जाने। हरियाणा का एक व्यक्ति, ऐसा भी नहीं है कि वो बड़े समाजवादी रहे हों, बहुत उनकी राजनीतिक सूझबूझ है, बहुत राजनीतिक समझ है। ये प्रशांत किशोर ने एक चलन चलाया हुआ है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की, तो उसी स्ट्रैटेजिस्ट में संजय यादव भी एक स्ट्रैटेजिस्ट बन गए और वो एक समाजवादी परिवार में चले गए। खुद तेजस्वी कहते हैं हम तो समाजवादी लोग हैं, हम लोग किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये समाजवादी लोग जो हैं वो कह रहे थे, अपनी शादी के ही बारे में कह रहे थे कि हम तो समाजवादी हैं, हमने क्रिश्चियन से शादी की, ठीक है, हम लोग पसंद करते थे, पिताजी ने ओके किया, हम लोगों ने शादी की। मामला समाजवादियों का नहीं है। अब इस बात की जरूर तहकीकात होनी चाहिए कि तेजस्वी की शादी कैसे हुई, किसने करवाई, क्योंकि बहन सवाल उठा रही है, भाई सवाल उठा रहा है, संजय यादव की क्या भूमिका है, कैसे 21 में तेजस्वी की शादी होती है, 22-23 में संजय यादव मोर्चा संभाल लेते हैं, 24 में राज्यसभा के सांसद हो जाते हैं। मनोज झा जैसे सलाहकार, समाजवादी रियल सलाहकार प्रोफेसर व्यक्ति, जो उनको बतला रहे थे मनोज झा, वो उनके एक प्रकार से राजनीतिक गुरु हैं, सलाहकार नहीं राजनीतिक गुरु हैं। वो उनको ककहरा, राजनीति विज्ञान की ककहरा वो सिखा रहे थे मनोज झा जी तेजस्वी यादव को। वो मनोज झा जी अब हाशिए पर हैं। वो मनोज झा जी क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा जी को कंपेयरिंग का काम मिल रहा है कि अब माननीय शाही जी अपना समर्थन देंगे, अब माननीय एमआईएमएल सीपीआईएमएल के जो नेता हैं भट्टाचार्य जी वो समर्थन देंगे, अब फलां जी समर्थन देंगे, अब जादूगर साहब जो हैं वो समर्थन देंगे, राम साहब समर्थन देने का बस इतना ही काम रह गया है मनोज झा जी का। कंपेयरिंग कर रहे हैं, कहां तो राजनीतिक गुरु थे, अब मनोज झा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपेयरिंग का काम कर रहे हैं, उद्घोषक की भूमिका में है। राजनीतिक सलाहकार तो कोई और बन गया। अद्भुत है, ये बड़ा ही आश्चर्य है। तक्षशिला से कोई संजय यादव पहुंचे हैं, अब उधर पंजाब से जाते तो अच्छी बात रहती, लेकिन ये हरियाणा से पहुंचे हैं। ये हो सकता है गुरु द्रोण की भूमि हो, तो द्रोण की भूमिका में ये पहुंचे हों। चाहिए था चाणक्य, पहुंच गए द्रोण। अगर ये हरियाणा से पहुंचे हैं तो द्रोणाचार्य होंगे। इनको तो चाहिए था चाणक्य, जो तक्षशिला से पहुंचे थे विष्णुगुप्त पाटलिपुत्र की धरती पर। तो पाटलिपुत्र में उनको चाणक्य नहीं चाहिए, उनको गुरु द्रोण चाहिए। तो गुरु द्रोण भी जो हैं वो आजकल के गुरु द्रोण हैं। गुरु द्रोण की चर्चा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि वो हरियाणा के निवासी हैं माननीय संजय यादव जी। तो ये जो गुरु द्रोण हैं, सबसे पहले अपने लिए ही पद पा लिया, पहले राज्यसभा का ये सांसद बन गए। समझ लिए बात। 2007 में पत्रकारिता के स्कूल से पत्रकार बने और उसके बाद इतनी तेजी से ऊंचाई चढ़ा कि 2024 आते आते राज्यसभा के सांसद हो गए माननीय संजय यादव। राज्यसभा के सांसद बनने के पहले तेजस्वी को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेने का काम माननीय संजय यादव ने किया। यह आरोप मैं नहीं, तेज प्रताप लगा रहे हैं, यह आरोप मैं नहीं, आचार्य जी लगा रही है, अब उनकी छोटी बहन लगा रही है, रोहिणी जी लगा रही है, और वो भी कह रही हैं कि अब मेरा परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। इनसाइड स्टोरी ये है मित्रों कि रिचल गोंडिन्हो जो हैं, जो उनका और संजय यादव की पत्नी का जो रिश्ता है वो पूरे परिवार को तहस नहस कर रहा है। और उसमें एक रमीज जी की एंट्री हो गई है। ये भी कह रहे हैं कि उनके बचपन के दोस्त हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, राजनीतिक परिवार से उनका संबंध है और उनके साथ हो गए हैं। संजय यादव जी का राजनीतिक परिवार से संबंध है कि नहीं है भगवान जाने, एक मामूली कार्यकर्ता थे। महत्वाकांक्षा इतने ही है संजय यादव जी की कि संजय यादव जी राज्यसभा के सांसद बन बैठे 2024 में। ये बिना
रिचल गोंडिन्हो की सहमति के असंभव है। और यहीं पर संजय यादव की पत्नी कैटलिस्ट की भूमिका निभा रही है। यही पावर गैलरी में चर्चा है। ये राज है संजय यादव के इतने पावरफुल होने का। दुर्भाग्य से संजय यादव पावरफुल रहें, तेजस्वी का उनके ऊपर भरोसा रहे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, रोहिणी आचार्य यही कह रही है कि 75 से 25 आ गए हैं। तो जो आपके राजनीतिक सलाहकार हैं, वो जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे या नहीं लेंगे? वो कहेंगे आकर के कि हाँ, मैं राजनीतिक रूप से सलाहकार था, मैं इनको सलाह दे रहा था और मेरी सलाह पर ये 75 से 25 आ गए हैं, मैं पूरी हार की जिम्मेदारी लेता हूं। अब रोहिणी भी ये सवाल पूछ रही है, मीसा भी ये सवाल पूछ रही है। तेज प्रताप तो कुछ और ही राग गा रहे हैं। तेज प्रताप तो पहले से कह रहे हैं जयचंद, पहले से ही जयचंद कह रहे हैं कि किसी जयचंद के इशारे पर ये पूरा खेल चल रहा है। तो ये सारी बातें साबित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं मित्रों। तो अब तेजस्वी को ये सोचना पड़ेगा कि संजय के साथ हो सकता है कि संजय अपने तरीके से अच्छा ही काम कर रहे हो, क्योंकि बाहर वाले को लोग तेजी से बदनाम कर देते हैं। ऐसी भी बात हो सकती है कि बाहर वाले अगर जाकर के लोग आपके बारे में शुभ भी सोचते हो, तो आप उसके ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, क्योंकि आप उनके साथ लगे रहते हैं। आपके तेजस्वी के बारे में वो शुभ ही सोचते होंगे, अच्छी बात सोचते होंगे, पार्टी के बारे में वो अच्छा ही सोच रहे होंगे, अच्छा ही कर रहे होंगे। लेकिन अगर किसी की असंतुष्टि होती होगी, तो वो ठीकरा वो संजय यादव पर फोड़ देते होंगे। और ये शायद तेजस्वी जानते होंगे। तेजस्वी का जो निर्णय लेने का जो भी शक्ति है, वो खाली संजय यादव पर टिकी भी ऐसा तो है नहीं, या रमीज पर टिकी भी ऐसा तो है नहीं। और भी लोग उनको बताते होंगे। तेजस्वी कोई दूध पीचा हुआ बच्चा भी नहीं है, वो भी होशियार है, पॉलिटिशियन है। तो सिर्फ सारी बात संजय यादव पर ठीकरा फोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। परिवार में ये बात होनी ही थी। कभी उनके मामा पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, कभी इधर फोड़ा जाएगा। मामा ने जो बेड़ा गर्क किया है, उससे तो ये परिवार आज तक नहीं उभर पाया है। और आरजेडी नहीं उभर पाएगी, जो दोनों मामा ने किया। अब मामा ने किया तो किसके कहने पर किया? असली विलेन कौन है? अब किसी इसका में नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब जान जाइए। तो जो किया है, उसको इसी जन्म में आपको पाना पड़ेगा। मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है कि वो लालू यादव जो अकड़ के चलते थे, आईएएस अधिकारी को पीक दान उठवाते थे, उनसे खैनी लगवाते थे, लालू यादव को अपने ही जीवन काल में ये सब देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। अकड़ किसी की रहती नहीं है बहुत लंबे समय तक। लालू जी के ऊपर तो मेरे पास वृत्तांत है कहने के लिए। इतनी कुंडली है कि वो अपने आप में एक बड़ी किताब बन जाएगी। फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन लालू परिवार को सोचना पड़ेगा कि ये जो खेल चल रहा है दिल्ली दरबार से, कौन कहां किसको कैसे तहस नहस कर रहा है, इस बात को समझिए। आज भी मेरी यही इच्छा है कि लालू परिवार एकजुट हो और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए जो लड़ाई शुरू में उन्होंने शुरू किया था, उस तरफ एक बार फिर से लालू परिवार लौटे, तो शायद लालू की साख बचेगी। वरना सब कुछ तो मिट्टी में मिल ही चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।